हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल आर के कंप्यूटेक में। जो वेब डिज़ाइनिंग सब्जेक्ट है उसकी आज अपन जो सेकंड क्लास है वो यहाँ पे करने वाले हैं। तो अगर मैं लैंग्वेज की बात करूँ कि जो अपन वेबसाइट बनाते हैं तो उसमें पहली जो अपनी यहाँ पे लैंग्वेज रहेगी वो रहेगी HTML। तो देखो, जो HTML लैंग्वेज है उसका जो फुल फॉर्म है, यानी HTML की जो फुल फॉर्म होती है वो रहेगी आपकी हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो ये आपको ध्यान में रखना है, HTML है उसकी फुल फॉर्म हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होती है। अब बात आती है कि जो HTML है उसकी खोज किसने की थी। तो ध्यान रखना, जो टिम बर्नर्स-ली हैं उन्होंने 1991 में इसकी खोज करी थी। और किस स्थान पे करी थी, तो एक सर्न के नाम से एक लैब है स्विट्ज़रलैंड में। तो उस लैब के अंदर ये क्या थे, रिसर्च करते थे। यानी टिम बर्नर्स जो ली है वो सर्न जो लैब है उसके अंदर रिसर्च किया करते थे, और वहीं पे रिसर्च करते टाइम पे इन्होंने HTML जो लैंग्वेज है उसकी खोज करी थी। अब देखो, अगर थोड़ी सी हिस्ट्री की बात करूं कि जो HTML है क्या उसकी कोई पेरेंट लैंग्वेज भी है क्या, यानी HTML जो लैंग्वेज है वो निकल के कहाँ से आई है। तो HTML जो लैंग्वेज है उसकी अगर पेरेंट लैंग्वेज की मैं बात करूं तो वो है SGML। SGML की फुल फॉर्म पूछे आपसे तो बताना, स्टैंडर्ड जनरलाइज्ड मार्कअप लैंग्वेज। स्टैंडर्ड जनरलाइज्ड मार्कअप लैंग्वेज, ध्यान रखना। HTML से पहले एक लैंग्वेज हुआ करती थी SGML, जिसकी फुल फॉर्म है स्टैंडर्ड जनरलाइज्ड मार्कअप लैंग्वेज। इससे इसका क्या हुआ था, विकास हुआ था। तो मैं बोल सकता हूँ कि HTML है उसकी जो पेरेंट लैंग्वेज है वो कौन सी है, SGML। तो अतः SGML है वो HTML की पेरेंट लैंग्वेज भी कहलाती है। अब देखो कि अगर जो SGML है वो लैंग्वेज कैसे क्या बनी, तो उसको भी अपन यहाँ पे देख लेते हैं। तो देखो, SGML इसको 1910 में IBM ने क्या किया था, विकसित किया था। ध्यान रखना, SGML है वो 1910 में आई थी, IBM के द्वारा इसको विकसित किया गया था। और 1993 में HTML का नाम अपडेट करके HTML 1.0 कर दिया गया। यानी जो HTML का पहला वर्जन था वो कौन सा था, 1.0। तो ये जो नाम दिया गया था वो कौन सी लैंग्वेज को दिया गया था, जो HTML जो लैंग्वेज है उसी का नाम चेंज करके HTML 1.0 कर दिया गया। अब देखो कि जो HTML है वो है क्या। तो देखो, HTML टैग्स और नियम, यानी कुछ टैग यहाँ पे होंगी और कुछ रूल रेगुलेशन यहाँ पे होंगे। उनका जो समूह है उनका जो समूह है यानी जो HTML है वो टैग्स और कुछ नियम और रूल रेगुलेशन होंगे, उनका क्या है, एक कलेक्शन है। यानी HTML जो लैंग्वेज है वो टैग्स का समूह होता है, यानी कुछ टैग होती हैं जिनको कुछ रूल रेगुलेशन के अनुसार यहाँ पे अपन यूज कर सकते हैं। और जो टैग के माध्यम से जो आपने प्रोग्राम लिखा है, जो भी वेब पेज आपने बनाया है, उस वेब पेज को जो वेब ब्राउज़र है उसके द्वारा आप उसको क्या कर सकते हो, वहाँ पे देख सकते हो। यानी जो HTML टैग्स और नियमों का एक समूह है जिसकी व्याख्या कौन करता है, वेब ब्राउज़र। यानी इसका जो रिजल्ट आप देखोगे, आउटपुट जो जो देखोगे वो आपको कहाँ देखने को मिलेगा, वेब ब्राउज़र पे। अब नेक्स्ट अगर अपन बात करें कि जो HTML का जो इतिहास है, हिस्ट्री जो है, कौन सा वर्जन इसका कब आया था, तो वो भी अपन यहाँ पे देख लेते हैं। तो देखो, HTML की हिस्ट्री की अगर मैं बात करूँ तो 1993 में, सबसे पहले बात करते हैं 1993 की। तो मैंने बताया था कि HTML है उसका नाम चेंज करके HTML 1.0 कर दिया गया था। तो देखो, यह HTML का पहला आधारभूत संस्करण था। इसमें केवल सरल वेब पेजेज स्ट्रक्चर उपलब्ध था, यानी जो इजी वेब पेजेज होते हैं उन्हीं के स्ट्रक्चर को अपन HTML 1.0 जो वर्जन था उसके माध्यम से बना सकते थे। यानी यहाँ पे कुछ बेसिक टैग्स हुआ करती थी जिनका यूज करके अपन वेब पेजेस को बनाते थे। तो कौन कौन सी टैग उस टाइम पे इंट्रोड्यूस हुई, तो उनमें जैसे आपकी हेडिंग टैग है H1 से लेके H6 तक। ये सारी टैग मैं आपको एग्जाम्पल सहित आगे जो भी अपनी क्लासेज आएंगी उनमें मैं विद एग्जाम्पल आपको समझाने वाला हूँ कि हेडिंग्स जो टैग है H1 से लेके H6 तक वो कैसे काम करती हैं। तो ध्यान रखना, H1 से लेके H6 तक
H6 है, ये आपकी हेडिंग टैग कहलाती हैं। कई बार ये भी क्वेश्चन पूछता है कि HTML में जो हेडिंग टैग है उनकी संख्या कितनी होती है, तो 6 होती है, H1 से लेके H6 तक। ये जब हेडिंग टैग की अपन बात करेंगे, कौन सी टैग की साइज़ क्या होती है, कौन सी टैग बड़ी होती है, वो सारी चीज़ें मैं आपको आगे बताऊँगा। इसके अलावा अगर कोई आपको पैराग्राफ लिखना है तो उसके लिए एक टैग होती थी P टैग। ऐसे ही अगर आपको कोई हाइपरलिंक बनाना है तो उसके लिए एक टैग होती है ए का मतलब होता है यहाँ पे एंकर टैग होती थी, जिसका यूज अपन हाइपर लिंक्स को बनाने के लिए करते थे। तो ये भी आपका HTML 1.0 में इंट्रोड्यूस किया गया था। इसके अलावा बी आर टैग का मतलब होता है लाइन को ब्रेक करना, ब्रेक द रो। यानी जो भी आप किसी लाइन में आपने कोई जैसे आप पैराग्राफ लिख रहे हो तो कोई लाइन आपने लिखी और आप दूसरी लाइन में कंटेंट को शो करवाना चाहते हो तो वहाँ पे आपको BR टैग का यूज करना पड़ता था। इसी तरह आपका UL हो गया, OL हो गया और LI, यानी जो लिस्ट अपन बनाते हैं तो लिस्ट भी आपकी ऑर्डर्ड लिस्ट हो सकती है, अनऑर्डर्ड लिस्ट हो सकती है। तो ये भी अपन HTML 1.0 के अंदर बना सकते थे। अब बात करते हैं सेकंड जो इसका वर्जन आया 1995 में, जिसका नाम HTML 2.0 था। ध्यान रखना, इसके अंदर एक नई चीज़ जुड़ी, फॉर्म्स। यानी जैसे कोई भी वेबसाइट अपन ओपन करते हैं तो उस पर अपन से कोई ना कोई फॉर्म भरवाता है, जिसमें अपनी ईमेल आईडी, पासवर्ड या फिर आपका नाम, पता, मोबाइल नंबर ये आपसे भरवाता है। तो वो क्या है, वहाँ पे फॉर्म है। तो वो फॉर्म की सुविधा सबसे पहले कौन से वर्जन में जोड़ी गई थी, HTML 2.0 में। तो यहाँ पे देखो, जो पुरानी वाली जो टैग थी वो तो रहेंगी ही रहेंगी, यानी जो HTML 1.0 में जो टैग थी वो तो यहाँ पे रहने वाली हैं। इसके अलावा कुछ नई टैग और जुड़ी, जिसमें पहली टैग है फॉर्म को जोड़ा गया। फॉर्म के अंदर, जैसे फॉर्म के अंदर अपन क्या करते हैं, कोई भी सामने यूजर बैठा है उससे इनपुट लेने का काम करते हैं, तो इनपुट टैग को भी जोड़ा गया। टेक्स्ट एरिया, कोई टेक्स्ट एरिया आपको बनाना है, या फिर सेलेक्ट जो टैग है और जो ऑप्शन जो टैग है, इनको कब जोड़ा गया, HTML 2.0 में। ये सारी टैग आपके आगे जो मैं क्लासेस कराऊंगा उसके अंदर रहने वाली हैं। फॉर्म का आपका पूरा एक चैप्टर है, उसमें कौन कौन सी टैग आएंगी, किस टैग का क्या वहाँ पे यूज है, वो सब मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। नेक्स्ट वर्जन की अगर मैं बात करूँ तो नेक्स्ट वर्जन है 1997 में, वो था आपका HTML 3.2। HTML 3.2। अब देखो इसमें क्या किया गया, जो टेबल टैग है, यानी मेरे को टेबल बनानी है कोई भी वेबसाइट पे, अगर आपको टेबल बनानी है या फिर इमेज आपको जोड़नी है, तो टेबल और इमेज जो टैग है उसको इंट्रोड्यूस किया गया था आपका HTML 3.2 के अंदर। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, ब्राउज़र सपोर्ट के आधार पर नई फॉर्मेटिंग को ऐड किया गया है यहाँ पे, और जो टेबल टैग है उसको भी यहाँ पे जोड़ा गया है। तो देखो कौन कौन सी टैग है, टेबल टैग, टेबल बनाने के लिए। टी आर का मतलब होता है टेबल की रो, यानी कोई भी टेबल बनाओगे तो टेबल किससे बनती है, रो और कॉलम से। तो आपको अगर टेबल की रो बनानी है तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, TR टैग का यूज़ करूँगा। ऐसे ही टी डी में, यानी टेबल के अंदर जो आप डेटा रख रहे हो रो के अंदर, तो उसको मैं कहाँ पे लिखूँगा, जो भी डेटा आपको ऐड करना है उसको TD टैग के अंदर लिखूँगा। ऐसे ही स्क्रिप्ट टैग है जो CSS के अंदर अपन यूज़ करते हैं। इमेज टैग है, कोई इमेज आपको लगानी है तो ये जो टैग है वो आपके कौन से वर्जन में आई, HTML 3.2 में। नेक्स्ट वर्जन की अगर मैं बात करूँ तो 1997 में एक वर्जन आया HTML 4.0। देखो इसके अंदर जो फ्रेम है, फ्रेम को पहली बार कौन से वर्जन में इंट्रोड्यूस किया गया था, HTML 4.0 में। ये ध्यान रखना आप, फ्रेम आई तो फ्रेम के साथ ही ये फ्रेम का भी आपके पूरा चैप्टर दे रखा है, तो मैं अलग से आपको पूरा, जैसे जैसे अपनी क्लासेज आगे बढ़ती जाएंगी उसमें मैं आपको पूरा एग्जाम्पल सहित यहाँ पे करवाने वाला हूँ कि फ्रेम कैसे क्या यहाँ पे काम करती हैं। ऐसे ही फ्रेम में फ्रेम सेट आता है आपका, नो फ्रेम आता है, डिवीजन टैग और जो स्पैन टैग है उनको भी कौन से वर्जन में जोड़ा गया था, HTML 4.0 में। नेक्स्ट वर्जन की अगर मैं बात करूँ तो वो है 1999 में आया HTML 4.01, यानी कि जो 4.0 है उसी को थोड़ा सा यहाँ पे अब क्या बनाया गया, कुछ स्टैंडर्ड बनाया गया। ठीक है, कुछ टैग की वार्निंग्स यहाँ पे जोड़ी गई, यानी थोड़ा सा उसको क्या किया गया है, यहाँ पे अपडेट किया गया है। तो देखो पहले जैसी यहाँ पे टैग्स रहेंगी, कुछ डिप्रेक्टेड टैग वार्निंग्स, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें यहाँ पे टैग वगैरह से रिलेटेड, कुछ वार्निंग्स वगैरह, कुछ रूल रेगुलेशन, कुछ नए यहाँ पे जोड़े गए थे। अब अगर नेक्स्ट वर्जन की अगर मैं बात करूँ तो 2000 में एक नया जो वर्जन यहाँ पे आया था तो वो था अपना HTML 1.0।
ये भी एक HTML की तरह ही लैंग्वेज है। तो XHTML 1.0 है, वो कब आई थी? 2000 में। तो देखो इसमें क्या था, इसमें टैग्स वही थे, लेकिन सिंटेक्स को थोड़ा क्या किया गया यहाँ पे, स्ट्रिक्ट किया गया। जैसे BR है, तो BR को आपको प्रॉपरली यहाँ पे क्लोज करना पड़ेगा। तो स्लैश का यहाँ पे BR के बाद में क्या किया गया है, स्लैश का यूज किया गया है। ऐसे ही इमेज टैग है, उसको मेरे को क्लोज करना है, तो इमेज के बाद में मैं क्या लगाऊंगा, वहाँ पे स्लैश लगाऊंगा। HTML में किसी टैग को क्लोज करने के लिए अपन जो स्लैश का साइन है वो टैग के पहले लगाते हैं। जैसे अगर HTML में अगर मैं बात करूँ तो जैसे BR को मेरे को क्लोज करना है तो मैं कुछ इस तरीके से लिखूँगा वहाँ पे, कुछ इस तरीके से। और जबकि इसमें क्या हो रहा है, BR पहले लिखा जा रहा है, स्लैश बाद में आ रहा है। तो ये थोड़ा सा XHTML और HTML में अंतर रहने वाला है। नेक्स्ट अगर मैं वर्जन की बात करूं तो नेक्स्ट जो वर्जन है वो है आपका 2014 में HTML 5। जो अभी जो अपना लेटेस्ट जो वर्जन चल रहा है वो ये वाला ही चल रहा है, जिसके अंदर बहुत सारी जो नई टैग है वो यहाँ पे इंट्रोड्यूस की गई। जैसे ऑडियो आपको अगर जोड़ना है, वीडियो अगर आपको वेबसाइट में जोड़ना है, कैनवास हो गया, हेडर, फूटर, नेविगेशन, सेक्शन, आर्टिकल, फिगर कैप्शन हो गया, मेन हो गया, प्रोग्रेस हो गया, मार्क हो गया, आई फ्रेम हो गया। ये सारी टैग जो आपकी हैं वो कौन से वर्जन में इंट्रोड्यूस हुई, HTML 5 में। अब ये तो था इसका कि इसकी जो हिस्ट्री थी, कौन सा वर्जन कब आया। अब बात करते हैं कि HTML में जब अपन प्रोग्रामिंग करेंगे तो उसका सिंटेक्स क्या होता है, यानी प्रोग्राम को लिखने का जो तरीका है वो यहाँ पे क्या रहने वाला है। तो सिंटेक्स की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे मैंने एक सिंटेक्स बनाया है। सिंटेक्स की अगर बात करूँ तो आप देख सकते हो यहाँ पे जैसे सबसे पहले जो भी जब भी अपन प्रोग्रामिंग यहाँ पे प्रोग्राम लिखेंगे तो जो स्क्रिप्ट जो अपनी स्टार्ट होगी वो हमेशा HTML टैग से स्टार्ट होती है। तो देखो ये यहाँ पे मैंने ये जो यहाँ आपको दिख रहा है एक एग्जाम्पल, ये क्या है, जो भी HTML में आप प्रोग्रामिंग करोगे उसका ये सिंटेक्स है, यानी लिखने का तरीका। ऐसे ही आपको यहाँ पे प्रोग्रामिंग करनी पड़ेगी। तो जो स्क्रिप्ट स्टार्ट होती है वो किससे स्टार्ट होगी, यहाँ पे HTML से, HTML टैग से। देखो अब टैग को कैसे पहचानोगे, यहाँ पे ये लेस देन और ये है ग्रेटर देन, उसके बीच में क्या लिखा हुआ है, HTML लिखा हुआ है। इसका मतलब ये क्या है, एक टैग है। तो जो स्क्रिप्ट है HTML की वो कहाँ से स्टार्ट होती है, किस टैग से स्टार्ट होती है, तो वो होती है HTML से। HTML से स्टार्ट होगी और लास्ट में यहाँ पे HTML पे जाके ही ये क्या हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। यानी कि HTML को यहाँ पे अपन ने क्या किया, सबसे पहले टैग को ओपन किया और लास्ट में जब इसका काम ख़त्म हो जाएगा तो वहाँ पे मेरे को इसको क्या करना पड़ेगा, क्लोज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, क्लोज करना पड़ेगा। और क्लोज करने के लिए मैंने पहले ही आपको बताया कि HTML में यहाँ पे देखो इसने क्या लगाया है, यहाँ पे स्लैश लगाते हैं अपन HTML से पहले। और यहाँ ओपन किया है अपन ने, यहाँ पे ओपन किया है तो ओपन करते टाइम पे तो अपन ने HTML से पहले यहाँ पे कोई स्लैश वगैरह जो साइन है वो अपन ने यहाँ पे नहीं लगाया है, यानी लेस देन और ग्रेटर देन के बीच में सीधा अपन ने HTML लिखा। और इसको जब मैं क्लोज करूँगा तो लेस देन के तुरंत बाद क्या लगाऊंगा, जो स्लैश का साइन है वो यूज करूँगा, फिर HTML लिखूँगा और फिर जो ग्रेटर देन का साइन है वो मैं वहाँ पे लगा दूंगा। तो इस तरह से आपकी जो टैग है वो क्या हो जाएगी, क्लोज हो जाएगी। फिर देखो HTML टैग है, उसके अंदर एक दूसरी टैग अपन लिखते हैं, वो है हेड टैग। ध्यान रखना हेड टैग है। हेड टैग के अंदर अपन क्या लिखेंगे, टाइटल टैग। टाइटल को भी अपन ने क्या किया, यहाँ पे क्लोज किया। हेड का काम खत्म होता ही हेड को अपन ने यहाँ पे क्लोज किया। फिर अपन ने बॉडी टैग यूज की और फिर बॉडी के अंदर जो भी वेबसाइट का जो कंटेंट है वो सारा अपन यहाँ पे बॉडी के अंदर लिखते चलेंगे। और फिर जैसे ही बॉडी का काम पूरा हो जाएगा तो बॉडी को भी यहाँ पे अपन क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे। तो यही तरीका अपना रहेगा कोई भी प्रोग्राम HTML में लिखने का। तो देखो कौन सी टैग, जैसे हेड टैग है, टाइटल टैग है, इनका यूज अपन करते क्यों है। देखो स्क्रिप्ट तो स्टार्ट होती है हमेशा HTML से। हेड सेक्शन यानी हेड सेक्शन, देखो हेड यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ पे क्लोज हो रहा है तो ये अपने आप में एक सेक्शन है। इस हेड सेक्शन का अपन यूज क्यों करते हैं तो वो मैं आगे आपको बताऊंगा। बॉडी जो सेक्शन है उस बॉडी सेक्शन का यूज क्यों करते हैं वो भी मैं आपको आगे अभी नीचे नोट्स में अपना वो सारा लिखा हुआ है तो वहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आपको ये सिंटेक्स ध्यान में रखना है कि HTML में जो कोडिंग करते हैं उसका सिंटेक्स है वो किस तरीके से होता है। तो ये आपके सामने यहाँ पे लिखा हुआ है।
अब देखो कुछ चीज़ें अपन को यहाँ पे और ध्यान में रखनी है। जैसे HTML है वो एक केस इनसेंसिटिव लैंग्वेज है। केस इनसेंसिटिव का मतलब क्या होता है? केस इनसेंसिटिव का मतलब हो गया, जैसे मैंने अभी जो टैग बनाई थी HTML के नाम से, तो आप HTML को कैपिटल में भी लिख सकते हो, उसको स्मॉल में भी लिख सकते हो, और जो कैपिटल और जो स्मॉल है उनका जो कॉम्बिनेशन है उसके रूप में भी आप वहाँ पे टैग का नाम लिख सकते हैं। तो ये जो विशेषता होती है वो कहलाती है केस इनसेंसिटिव। यानी HTML कोई भी टैग हो, चाहे HTML हो और भी बहुत सारी टैग हैं, उनको आप कैपिटल या फिर स्मॉल या फिर कैपिटल स्मॉल का जो कॉम्बिनेशन बनता है उसके रूप में आप यहाँ पे लिख सकते हैं। सभी का जो मीनिंग होगा वो क्या रहता है, वहाँ पे समान ही रहता है। अब देखो इसके अलावा HTML डॉक्यूमेंट्स जब आप बनाओगे, जो प्रोग्रामिंग जो वो लिखोगे, तो वो लिखोगे कहाँ पे? तो उसके लिए अपन को एक सॉफ्टवेयर की नीड पड़ेगी। तो वो सॉफ्टवेयर जैसे अपना नोटपैड है, सिंपल किसी भी जो भी पीसी है उसके अंदर नोटपैड अपन को मिल सकता है। तो नोटपैड में आपको क्या करना है, वो जो प्रोग्राम है उसको आपको वहाँ पे लिखना है। और फिर जैसे नोटपैड में आपने वो फाइल बनाई, उस फाइल को आप सेव करोगे। सेव करने के बाद में उसको आप वेब ब्राउज़र के माध्यम से, जो भी ब्राउज़र है आपके पीसी में या कंप्यूटर में, तो उसके माध्यम से आप उसको, उसका जो आउटपुट है, जो वेब पेज आपने बनाया है, उसको आप वहाँ पे देख सकते हो। अब देखो जैसे जो भी नोटपैड में जो फाइल आप बनाओगे, नोटपैड में जो भी फाइल आप बनाओगे, तो उस फाइल को जब आप सेव करोगे तो कौन सा एक्सटेंशन नेम वहाँ पे आप फाइल को सेव करते टाइम पे लगाओगे। तो ध्यान रखना, .html और .stm, ये जो एक्सटेंशन हैं वो किस फाइल के हैं? HTML फाइल के। जो भी आप HTML डॉक्यूमेंट फाइल बना रहे हो नोटपैड के अंदर, उसको जब आप सेव करोगे तो किसी न किसी नाम से करोगे, और नाम के बाद में आपको .html या फिर .stm वहाँ पे आपको लगाना पड़ेगा। और फिर उसको आप सेव कर दोगे। सेव करने के बाद में वो फाइल जिस भी फोल्डर में आपने सेव की है, तो वहाँ वो वेब ब्राउज़र, जो भी आपका बाय डिफ़ॉल्ट जो वेब ब्राउज़र होगा, उसके आइकन के रूप में आपको वहाँ पे दिखाई देगी। और उसको जैसे ही आप डबल क्लिक करोगे तो वो वेब ब्राउज़र के माध्यम से जो भी आउटपुट है वो आपके सामने यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। अब है एक छोटी सी डेफिनेशन है कि जो सिंटैक्स है, सिंटैक्स क्या होता है? तो देखो सिंटैक्स जो है, कोई भी जो प्रोग्राम है उसका पहले से कोई फॉर्मेट डिफाइन किया जाता है, उसी को अपन क्या बोलते हैं? सिंटैक्स बोलते हैं। यानी प्री डिफाइंड फॉर्मेट ऑफ ए प्रोग्राम, कोई भी प्रोग्राम है उसका पहले से ही एक फॉर्मेट डिफाइन किया हुआ है, उसी को देख के अपन क्या करते हैं? प्रोग्रामिंग करते हैं, तो उसको बोला जाता है सिंटैक्स। जैसे ऊपर आया था अपना, मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले HTML से स्क्रिप्ट स्टार्ट होगी और HTML पे ख़त्म होगी। HTML के अंदर आप हेड को यूज़ करते थे, हेड के अंदर टाइटल को यूज़ करते थे, फिर हेड को क्लोज करते थे, तो उसके बाद में बॉडी जो सेक्शन है वो स्टार्ट होता था, फिर बॉडी के अंदर जो भी कंटेंट है वेब पेज का वो अपन लिखते थे। तो ये क्या है? एक रूल रेगुलेशन है, पहले से ही एक फॉर्मेट बनाया हुआ है, इसी को अपन क्या बोलते हैं? सिंटैक्स बोलते हैं। अब एक छोटे से जैसे एग्जाम्पल की यहाँ पे बात कर लेते हैं अपन। तो यहाँ पे आपको जैसे एक एग्जाम्पल है जिसमें सबसे पहले स्क्रिप्ट को मैंने स्टार्ट किया HTML से। HTML के अंदर मैंने हेड सेक्शन को, ये हेड सेक्शन मेरा स्टार्ट हुआ और यहाँ पे क्लोज हो रहा है। तो देखो हेड सेक्शन के अंदर मैंने क्या बताया था, कौन सी टैग आएगी? टाइटल टैग। और टाइटल टैग में जैसे मैंने यहाँ पे एक नाम डाला है, कोई किसी कॉलेज का नाम है, जैसे अरावली कॉलेज मैंने डाला, वो टाइटल को मैंने यहाँ पे बंद कर दिया। तो ये अरावली जो कॉलेज जो नाम मैंने लिखा है वो कहाँ दिखाई देगा? तो ध्यान रखना, जब आप इस प्रोग्राम को सेव करके रन करवाओगे तो जो आपका वेब ब्राउज़र है, तो वेब ब्राउज़र का जो ऊपर जो टाइटल बार वाली जो टैब आती है उसके अंदर आपको ये नाम दिखाई देगा। तो देखो जैसे राजस्थान यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है, शेखावाटी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है, जब उनको आप ओपन करते हो तो ऊपर वेब ब्राउज़र में आपको एक जो पट्टी सी आती है उसके अंदर ये नाम दिखाई देते हैं। तो वो किस वजह से दिखाई दे रहा है? क्योंकि उसको टाइटल टैग के अंदर वहाँ पे प्रोग्रामिंग में लिखा गया है, इस वजह से वो नाम अपन को वहाँ पे दिखाई देता है। तो मेरे को ये नाम दिखाना था, मैंने टाइटल के अंदर इसको लिखा और टाइटल को यहाँ पे क्या कर दिया? क्लोज कर दिया। उसके बाद में हेड का काम इतना ही था, तो हेड को मैंने यहाँ पे क्लोज कर दिया। फिर मैं जो वेब पेज बना रहा हूँ उसके अंदर मेरे को दिखाना क्या है, तो बॉडी टैग स्टार्ट करूँगा और बॉडी के अंदर मैंने लिखा दिस इज़ माई फर्स्ट HTML पेज। मुझे सिर्फ इतना ही दिखाना है, ये एक लाइन है जो मुझे मेरे वेब पेज के अंदर दिखानी है, तो वो मैं बॉडी के अंदर लिखूँगा, बॉडी को क्लोज करूँगा और HTML को क्लोज करूँगा। अब देखते हैं अपन इसका जो आउटपुट है वो क्या आता है। तो देखो आउटपुट में जैसे ये वेब ब्राउज़र है अपने सामने,
तो अभी मैंने क्या बताया, जैसे ये वाला देखो, ये एक टैब खुली हुई है यहाँ पे, ये दिख रहा होगा आपको, यहाँ पे रावली कॉलेज नाम आ रहा है। तो मैंने आप बताया था कोई भी वेबसाइट खोलते हो तो ऊपर आपको वेब ब्राउज़र में उसका छोटा सा एक नाम दिखाई देता है। तो वो किस वजह से दिखाई देता है, क्योंकि वो उसके टाइटल के अंदर लिखा हुआ है। और ये जो एरिया है, ये वाला जो एरिया है, ये मेरा मुख्य जो वेब पेज है जो मैंने बनाया है वो वाला है। तो बॉडी के अंदर मैंने क्या लिखा था, दिस इज़ माई फर्स्ट HTML पेज। तो ऐसे कैसे ये वाला यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। बॉडी के अंदर मैं कुछ भी लिखूंगा तो वो सारा मेरा यहाँ पे क्या होता जाएगा, डिस्प्ले होता जाएगा। और टाइटल के अंदर मैं जो भी लिखूंगा, अब जैसे मान लो कोई दूसरी वेबसाइट अपन ओपन करते तो यहाँ पे एक नई टैब इसके सामने ऐसे ओपन हो जाती है, फिर और ओपन करते तो इस तरह से वो ओपन होती जाती हैं। तो ये जो नाम यहाँ पे डिस्प्ले हो रहे हैं वो किसकी वजह से हो रहे हैं, टाइटल टैग की वजह से। अब देखो थोड़ा सा नीचे अगर अपन चलते हैं कि जो स्क्रिप्ट है वो हमेशा HTML से शुरू होती है और HTML पे जाके क्या हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। इसे स्टार्टिंग व एंडिंग टैग भी कहा जाता है। यानी प्रोग्राम को आपने स्टार्ट किससे किया है, HTML से, और एंड भी किससे किया, लास्ट में HTML से किया है, तो इसको अपन एंडिंग टैग भी बोल सकते हैं। अब देखो जो वो सिंटेक्स जो आया था अभी आपको समझ में नहीं आएंगी कुछ चीज़ें, कि जो हेड सेक्शन है उसका क्या पूरा काम है, बॉडी जो सेक्शन था उसका क्या यहाँ पे रोल रहता है, तो वो सारी चीज़ें मैं आपको अब यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो देखो जो HTML फाइल है उसके दो मुख्य सेक्शन होते हैं। यह भी मैंने आपको बताया था कि दो मुख्य सेक्शंस होते हैं। पहला हेड सेक्शन होता है और दूसरा बॉडी सेक्शन। एक तो हेड वाला, हेड को अपन ने हेड के अंदर टाइटल लिखा था, फिर हेड को बंद किया, तो ये हेड सेक्शन बहुत ही अपना मुख्य पार्ट रहने वाला है। और इसके अलावा एक बॉडी वाला जो पार्ट है, बॉडी सेक्शन है, वो भी अपना एक यहाँ पे मुख्य पार्ट रहने वाला है। तो देखो हेड सेक्शन अपन क्यों यूज करते हैं, क्या क्या अपन हेड सेक्शन को यूज करके यहाँ पे बना सकते हैं। तो देखो हेड सेक्शन है जिसका निर्माण किससे होता है, हेड और हेड, यानी ओपनिंग हेड और क्लोजिंग हेड से इसका क्या होता है, निर्माण होता है। अब ये जो हेड सेक्शन है उसके अंदर हम पेजों की जानकारी रखते हैं जो कि पेज पर सीधे नहीं दिखते। ध्यान रखना, हेड सेक्शन के अंदर जो भी आप लिखोगे तो वो जानकारी आपको वेब पेज पे नहीं दिखेगी। वेब पेज पे जो जानकारी दिखेगी वो सिर्फ आपको बॉडी सेक्शन में जो आपने लिखा है वही दिखेगी। तो हेड सेक्शन पे फिर कौन सी जानकारी दिखेगी, जो सीधे, जो डायरेक्ट आपको वेब पेज पे नहीं दिखती। जैसे पेज का कोई टाइटल है, जो भी आपने कोई वेबसाइट बनाई, जैसे मान लो किसी कॉलेज की वेबसाइट बना रहे हो तो उसका नाम आपको डिस्प्ले करवाना है, तो वो वेब पेज पे डिस्प्ले ना होकर कहाँ होगा, जो टाइटल बार है वहाँ पे वो वेब ब्राउज़र में डिस्प्ले होगा। ऐसे ही कोई कोई जो वेब पेज आप बना रहे हो उसका कोई मेटा डेटा है, मेटा डेटा वो आपको दिखाना है, तो वो आप हेड सेक्शन के अंदर लिखोगे। मेटा डेटा का मतलब ये होता है एक ऐसा डेटा जो किसी दूसरे डेटा की इन्फॉर्मेशन अपन को दे रहा है। जैसे मान लो कई बार आप वेबसाइट पे, वेब ब्राउज़र पे जब आप कोई भी वेबसाइट ओपन करते हो तो शुरू में जो पेज आता है, जहाँ पे पहले नंबर पे आपको एक वेबसाइट दिखाई देगी, फिर दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे, इस तरह से आपको कुछ वेबसाइट दिखाई देती हैं और थोड़ा थोड़ा डेटा वहाँ पे आपको दिखाई भी देता है। जैसे राजस्थान यूनिवर्सिटी की आपने ओपन की तो वेबसाइट को आपने ओपन किया नहीं, लेकिन जो पहला पेज है उस पर आपको वो नाम दिख रहा है कि हाँ ये राजस्थान यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है, और एक दो लाइनें और वहाँ पे नीचे आपको कुछ कंटेंट वहाँ पे दिखाई देता है, तो वो वहाँ पे क्या हो गया, आपका मेटा डेटा हो गया। इसके अलावा जावा स्क्रिप्ट का जो कोड है वो अपन कहाँ लिखेंगे, तो वो भी आप हेड सेक्शन के अंदर लिखेंगे। या फिर कोई भी अन्य फाइलें हैं उनका लिंक देना है, CSS हो गया आपका, या फिर जावा स्क्रिप्ट है उनकी फाइल्स का लिंक अगर आपको देना है तो वो भी आप हेड सेक्शन के अंदर ही डालोगे। अब देखो हेड सेक्शन के अंदर जो भी अपन कंटेंट डालते हैं वो सीधा ब्राउज़र के कहाँ पे दिखाई देता है, टाइटल बार पे। जैसे टाइटल बार में अपन ने टाइटल टैग में कुछ भी लिखा था तो वो टाइटल बार में अपन को दिखाई दे रहा था, तो वो चीज़ें थी, यानी सीधी आपको वेब पेज पे नहीं दिखाई देंगी। तो वो जो सारी चीज़ें होंगी वो आप कहाँ लिखोगे, हेड सेक्शन के अंदर। तो आई होप कि आपको अब समझ में आया होगा कि हेड सेक्शन का यूज़ अपन क्यों करते हैं। तो आपको क्या ध्यान रखना है, पेज का टाइटल आपको लिखना है तो हेड सेक्शन के अंदर लिखोगे। कोई पेज का अगर मेटा डेटा आपको दिखाना है तो वो भी आप हेड सेक्शन के अंदर लिखोगे। जावास्क्रिप्ट का कोड है या फिर किसी फाइल का आपको लिंक देना है तो वो भी आप हेड सेक्शन के अंदर लिखोगे। इतना आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। अब बात आती है कि जो सेकंड जो सेक्शन है वो है आपका बॉडी सेक्शन। तो देखो बॉडी सेक्शन के अंदर आप क्या लिखोगे, बॉडी और क्लोजिंग बॉडी है उसके द्वारा तो आप इस सेक्शन को बनाओगे। और यहाँ अपन ये क्या है, पेज का मुख्य भाग है जहाँ हम पेज की सभी सामग्री या जो कंटेंट है उसको रखते हैं, जो यूजर द्वारा पेज लोड करने पर देखी जा सकती है। किसी भी वेबसाइट को जब आप ओपन करते हो उसमें जितना भी कंटेंट आपको दिखाई दे रहा है वो किस सेक्शन के अंदर लिखा गया है, बॉडी सेक्शन के अंदर।
तो आई होप कि आपको ये दोनों सेक्शन समझ में आए होंगे कि जो हेड सेक्शन है उसका यूज़ अपन किस लिए करते हैं और बॉडी है उसका यूज़ अपन किसके लिए करते हैं। अब बात आती है नेक्स्ट की जो टैग है, टैग का फॉर्मेट, टैग को कैसे क्या लिखा जाता है, तो वो भी अपन यहाँ पे देख लेते हैं। तो देखो जो HTML की जो फाइल है वो क्या है, एक ASCII टेक्स्ट की एक फाइल है जिसे ब्राउज़र पे क्या किया जाता है, डिस्प्ले किया जाता है। मैंने अभी आपको बताया था कि आउटपुट आपको कहाँ देखने को मिलेगा, ब्राउज़र पे। HTML टैग्स HTML एलिमेंट्स की फॉर्मेटिंग और लेआउट को कंट्रोल करता है। देखो HTML टैग, एक होता है टैग और एक होता है एलिमेंट। तो देखो टैग और एलिमेंट, अभी मैं आगे एक छोटे से एग्जांपल से आपको बताऊंगा कि टैग और एलिमेंट में क्या डिफरेंस है। थोड़ा सा डिफरेंस है वो अभी आपको आगे एक छोटा सा एग्जांपल आएगा, उसमें जब मैं आपको समझाऊंगा तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ध्यान रखना जो टैग है वो क्या करती हैं, जो भी एलिमेंट है उसकी फॉर्मेटिंग और जो एलिमेंट की लेआउट है, यानी जो भी एलिमेंट है उसकी फॉर्मेटिंग या फिर जो लेआउट है उसको कंट्रोल करने का काम कौन करती हैं, HTML टैग्स करती हैं। अब देखो टैग को कैसे लिखेंगे अपन, जैसे यहाँ पे सबसे पहले मैंने लेस देन का साइन लगाया, लेस देन का साइन लगाऊंगा यहाँ पे ये वाला, फिर उसके बाद में यहाँ पे टैग का नाम लिखूंगा, यहाँ पे उसके साथ में उसका कुछ एट्रीब्यूट लिखा जाएगा और यहाँ पे उस एट्रीब्यूट की कोई ना कोई आप वैल्यू लिखोगे। उसके बाद में यहाँ पे कोई ना कोई टेक्स्ट लिखा जाता है और जो भी टैग है उसको फिर यहाँ पे क्लोज कर दिया जाता है। तो ये है एक टैग को लिखने का तरीका। अब ये तो सिंटेक्स था, अभी आपको समझ में नहीं आया होगा, तो जैसे ही मैं एग्जांपल से आपको बताऊंगा तो यहाँ पे आपको पूरा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब देखो प्रत्येक टैग में अपने नाम से पहले लेस देन और बाद में ग्रेटर देन का साइन है वो लगाते हैं। ध्यान रखना टैग को पहचानने का एक तरीका है, लेस देन और ग्रेटर देन साइन के अंदर आपको एक टैग लिखी हुई हमेशा मिलती है। टैग के नाम के बीच में कभी भी स्पेस नहीं हो सकता, यानी आपने HTML लिखा तो H और फिर T को आप दूर जाके लिख रहे हो तो ऐसा आप नहीं लिख सकते। अधिकांश टैगों को एक समापन टैग यानी जो एंडिंग टैग है की आवश्यकता होती है, जो कि एक स्लैश का यूज करके और शुरुआती टैग यानी स्टार्टिंग टैग से बना होता है। ध्यान रखना स्टार्टिंग टैग के आगे आपको स्लैश है वो नहीं लगाना पड़ता, लेकिन एंडिंग टैग है वहाँ पे आपको स्लैश लगाना होता है। नेक्स्ट है जो ब्राउज़र है वो क्या करता है, अगर आपने कोई गलत टैग आपने लगाई है जो है ही नहीं, यानी HTML लैंग्वेज के अंदर उस टैग को डिफाइन ही नहीं किया गया है, तो अगर आप गलत टैग लगाते हो तो उसको वेब ब्राउज़र क्या करता है, इग्नोर करता है, शो नहीं करता है। अब बात आती है कि जो टैग हैं, टैग कितने प्रकार की होती हैं, तो ध्यान रखना टैग हैं वो दो प्रकार की हैं। एक टैग है अपनी कंटेनर और एक होती है नॉन कंटेनर। ध्यान रखना टैग हैं दो तरह की होती हैं, कंटेनर और नॉन कंटेनर। तो कंटेनर टैग वो टैग होती हैं जिनको ओपन और क्लोज करने की ज़रूरत पड़ती है। जैसे किसी टैग को मैंने ओपन किया, जैसे बी टैग है, बी टैग को मैंने यहाँ पे ओपन किया फिर मैंने इसको क्लोज भी किया। आई टैग है, इसको मैंने ओपन किया और क्लोज भी किया। HTML है, उसको ओपन किया और क्लोज भी किया। तो ये टैग को कैसी टैग कहलाएंगी, कंटेनर टैग कहलाएंगी, यानी कि ऐसी टैग जिनको ओपन करने के साथ में क्लोज करने की आवश्यकता होती है वो कंटेनर टैग कहलाती है। सेकंड जो टाइप है वो है नॉन कंटेनर टैग, यानी ऐसी टैग जिनको ओपन करने के साथ में क्लोज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, इनको एम्प्टी टैग भी बोला जाता है। जैसे इमेज है, इमेज को आप क्लोज नहीं करोगे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। BR टैग है उसको भी क्लोज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। HR जो टैग है उसको भी क्लोज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। नेक्स्ट है एक टैग के कई एट्रीब्यूट हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। कोई टैग है उसके एट्रीब्यूट, उसके साथ में आप एट्रीब्यूट यूज कर सकते हो। जैसे मान लो एक टैग मैंने लिखी HR टैग है, जिससे क्या बनेगी, एक लाइन बन के आएगी वेब पेज के अंदर। अब उस लाइन पे मैं चाहता हूँ कि उस लाइन की मोटाई है वो मेरे को तय करनी है कि कितनी मोटाई की ये लाइन आएगी, उसका कलर कैसा आएगा। तो देखो उसकी जो विशेषताएं बता रहे हैं, HR से तो वो लाइन बन के आएगी, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि रेड कलर की आनी चाहिए और उसकी मोटाई इतनी आनी चाहिए। तो वो किससे बनाऊंगा, मैं एट्रीब्यूट से बनाऊंगा। किससे बनाऊंगा, एट्रीब्यूट से बनाऊंगा। और एक एट्रीब्यूट की कई वैल्यूज़ भी हो सकती हैं, ये भी ध्यान रखना है आपको। यानी एक टैग है उसके बहुत सारे मल्टीपल एट्रीब्यूट हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, और जो एट्रीब्यूट हैं उनकी मल्टीपल वैल्यूज़ वहाँ पे हो सकती हैं। नेक्स्ट है एट्रीब्यूट है किसी भी टैग के गुणों को दर्शाता है, ये आपको ध्यान रखना है। एट्रीब्यूट है वो टैग्स के जो गुण हैं उनको दर्शाता है, जिसकी कोई क्या होती है, वैल्यू होती है। अभी आपको देखो एग्जांपल से समझ में आएगा कि अभी मैंने आपको बताया था टैग, एलिमेंट और जो आपके एट्रीब्यूट हैं वो क्या होते हैं, तो यहाँ पे आपको पूरा समझ में आ जाएगा। तो देखो यहाँ पे एक एग्जांपल है,
ये वाला एग्जाम्पल अपन देखते हैं, ये वाले एग्जाम्पल को आप ध्यान से समझना, इससे आपको समझ में आ जाएगा। देखो एच आर जो है यहाँ पे, ये जो एच आर लिखा है ये तो क्या है, टैग है। क्या है, टैग है, ये तो टैग है। विड्थ यहाँ पे लिखा है मैंने, विड्थ जो लिखा है ये क्या है, एट्रीब्यूट। विड्थ जो लिखा है वो क्या है, एट्रीब्यूट है। एच आर है वो टैग है, विड्थ है वो क्या है यहाँ पे, एट्रीब्यूट है। और इस एट्रीब्यूट की जो 50% अपन ने लिखा है ये क्या है, इसकी वैल्यू है। क्या है, वैल्यू। ये क्या है, वैल्यू। ऐसे ही कलर है वो भी क्या है, एक एट्रीब्यूट है। कलर है वो भी क्या है, एक एट्रीब्यूट है। और ये क्या है, इसकी वैल्यू। क्या है, वैल्यू। तो अब आपको समझ में आएगा कि जो एच आर है वो तो टैग है। एच आर टैग से क्या होगा, एक वेब पेज पे एक लाइन आएगी, लाइन ड्रॉ होगी। उस लाइन की जो विड्थ है वो विड्थ कितनी होगी, 50%। तो 50% के अनुसार जितनी लाइन बननी चाहिए उतनी लाइन आपको वेब पेज पे बन के आपके सामने शो होगी। और इस लाइन का जो कलर है वो कैसा होगा, रेड होगा, यानी ये रेड कलर की लाइन आपके सामने डिस्प्ले होगी। तो अब आपको समझ में आया होगा कि एच आर तो यहाँ पे क्या है, टैग है। विड्थ है वो इस टैग का क्या है, एट्रीब्यूट है। और कलर है वो भी क्या है, एट्रीब्यूट है। और विड्थ में अपन ने 50% लिखा है, वो एट्रीब्यूट की वैल्यू है। ऐसे ही कलर जो एट्रीब्यूट है उसकी वैल्यू क्या है, यहाँ पे रेड है। अब बात आती है कि एलिमेंट क्या होता है। ध्यान रखना, ये जो पूरी लाइन अपन ने लिखी है वो क्या है, अपने आप में एक एलिमेंट है। और ये पहले ही अपनी एक लाइन लिखी हुई थी कि जो टैग है वो क्या करती है, कोई भी जो HTML का एलिमेंट है उसकी फॉर्मेटिंग को क्या करती है, वो तय करती है कि उसकी फॉर्मेटिंग कैसी आएगी, उसका कलर कैसा आएगा। तो यहाँ पे एक एलिमेंट क्या हो गया, ये लाइन है वो क्या होगी, एक पूरी एलिमेंट। तो वो लाइन किससे बन के आ रही है, इस पूरे पोर्शन से एक लाइन बन के आ रही है। तो वो लाइन तो क्या हो गया, एलिमेंट हो गया। और उस एलिमेंट को मैं कंट्रोल किससे कर रहा हूँ, किससे कर रहा हूँ, जो एच आर जो टैग है उसके जो एट्रीब्यूट्स हो गए और उसकी जो वैल्यू है उसके माध्यम से अपन उसको क्या कर रहे हैं, अपने अनुसार डिफाइन कर रहे हैं। नेक्स्ट देखो, यहाँ जो एच आर टैग है, यहाँ जो एच आर टैग है जो कि पूरे पेज पर एक काले रंग की पूरी लंबाई के साथ 100% एक लाइन खींच देता है। अगर एच आर, केवल एच आर लिखोगे आप तो 100% के साथ में एक ब्लैक कलर की आपके सामने लाइन आएगी। लेकिन मुझे ये ब्लैक कलर की नहीं चाहिए थी, तो वहाँ पे मैंने इस टैग के साथ में क्या यूज किया, एट्रीब्यूट यूज किया। और मैंने इसकी लंबाई को क्या कर दिया, 50%। पहले 100% थी बाय डिफ़ॉल्ट, उसको मैंने 50%, अब वो 50% के अनुसार ही मेरे को दिखेगी। और उसका कलर मैंने कैसा कर दिया, अपने अनुसार रेड कर दिया। तो अब वो लाइन डार्क ना आके कैसी आएगी, रेड आएगी। तो ये अपना सेकंड लेक्चर था वेब डिज़ाइनिंग का। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। कल एक नई क्लास है, जो तीसरा जो लेक्चर है, इससे आगे के जो भी टॉपिक है वो भी मैं आपको यहाँ पे करवाऊँगा। तो जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। और जिन भी बच्चों के पास नोट्स नहीं है, अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप मेरे से मात्र 399 रुपये में नोट्स हैं वो परचेज कर सकते हैं। धन्यवाद।